नमस्कार दोस्तों, आज मैं थॉमस हॉब्स पे ये फर्स्ट पार्ट वीडियो बना रही हूँ जो है थॉमस हॉब्स के सामान्य जीवन परिचय पर आधारित। तो थॉमस हॉब्स के सामान्य जीवन परिचय पर वीडियो इस प्रकार है। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में मालमेसवरी नामक स्थान में 5 अप्रैल 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। आर्मेडा के युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया था और कहा जाता है कि भय से उत्पन्न मनोविज्ञान के माहौल में हॉब्स की मां ने अपने इस पुत्र को समय से पूर्व ही जन्म दिया। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स ने स्वयं जीवन भर अपने व्यक्तित्व के पीछे सक्रिय भय की भावना को महसूस किया और वह इससे उत्पन्न आत्मरक्षा की चिंता से भी पीड़ित रहा। अपने जीवन के इस पक्ष के बारे में हॉब्स का कथन है, आर्मेड के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। उसे तथा भय को 1639 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्र एवं तनावपूर्ण हो गए और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। शीघ्र ही दीर्घ संसद प्रभाव में वृद्धि हुई और उसके समर्थकों ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी, अतः उसे आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड से यूरोप भाग जाना उचित प्रतीत हुआ। जब 1649 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम का वध हुआ और वहां क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई, तब हॉब्स यूरोप में इस संपूर्ण दुर्घटना के विश्लेषण में लीन था। उसके चिंतन का निष्कर्ष उसके ग्रंथ लेवायथन में प्रकट हुआ। इस ग्रंथ में उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था, किंतु उसने अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके परिणाम स्वरूप हॉब्स विवादास्पद बन गया और उसे पुनः अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब उसने फ्रांस से भागकर पुनः इंग्लैंड में शरण ली, जहां राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अतः उसने इस गणतंत्र की राज्य परिषद से इंग्लैंड में निवास की आज्ञा चाही। राज्य परिषद ने हॉब्स की समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की शर्त के साथ उसे इंग्लैंड में रहने की इजाज़त दे दी। वस्तुतः लेवायथन में राजतंत्र के साथ ही सभी शासनों की निरंकुशता पर विचार भी निहित है और इसी आधार पर हॉब्स को इंग्लैंड में पुनः बसने का अवसर दिया गया था। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद गणतंत्र का भी पतन हो गया और 1600 ईस्वी में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय को राजपद पर स्थापित किया गया, जो प्रतीत में फ्रांस में एक निर्वासित युवराज के रूप में हॉब्स का शिष्य भी रहा था। अब संपूर्ण राजनीतिक स्थिति हॉब्स के बहुत अनुकूल थी। चार्ल्स द्वितीय ने उसका बहुत आदर किया और उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन जारी की। 51 वर्ष की आयु में 1679 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हॉब्स ने जन्म से ही राजनीतिक उथल-पुथल, अस्थिरता और अराजकता का दौर देखा था और इस परिदृश्य का उसके चिंतन पर गहरा असर दिखाई पड़ता था। वह इस अर्थ में भाग्यशाली था कि उसके जीवन के अंतिम वर्ष उस राजनीतिक स्थायित्व में छाया में कटे जिसकी उसने आशंका की थी। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं: डी सिवे या नागरिक, डी कोपोरे पॉलिटिको, ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स, लेवायथन, डी होमिनी और एलिमेंट्स ऑफ लॉ में लिखी। हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर उसके युग की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस दृष्टि में तत्कालीन निम्नलिखित परिस्थितियों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। भौतिक प्रभाव एवं सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव। हॉब्स के युग में भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में नए सिद्धांतों की स्थापना हो रही थी और वह इस विकास से बहुत प्रभावित हुआ। इसका एक परिणाम तो यह निकला कि हॉब्स को मध्ययुगीन चिंतन से घृणा हो गई, क्योंकि यह मूलतः अवैज्ञानिक प्रकृति का था। इसका दूसरा परिणाम यह निकला कि हॉब्स ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने ढंग से लागू करने की चेष्टा की। उसने गैलीलियो के गति के सिद्धांत को तथा हार्वे के हृदय संबंधी धारणा को अपने राजनीतिक दर्शन का आधार बनाया। हॉब्स ने ज्यामिति के नियमों को भी राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अपनाया। सेवाइन के अनुसार हॉब्स के दर्शन का मूल आधार ज्यामिति तथा यांत्रिकी है। इसके अलावा हॉब्स सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में की नई उपलब्धियों से भी प्रभावित था। उसने फ्रांसिस बेकन
के इस विचार को स्वीकार किया कि यांत्रिकी के नियम सामाजिक जीवन पर भी लागू होते हैं, और हब्स ने इस विचार पर पर्याप्त विकास किया। उसने अपने युग के वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्र की नवीनतम धारणाओं को भी अपने चिंतन का आधार बनाया। हॉब्स के चिंतन पर ग्रेशियस की प्राकृतिक विधि की धारणा और रिचार्ड हुकर की प्राकृतिक अवस्था और समझौते द्वारा राज्य की स्थापना के विचार का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तत्कालीन इंग्लैंड की राजनीतिक अस्थिरता। हॉब्स के युग में राजा एवं संसद के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता का तीव्र संघर्ष हुआ और इंग्लैंड में गृहयुद्ध तथा समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। इस दुर्दशा का कारण हॉब्स ने यह माना कि राजा और संसद के बीच प्रभुसत्ता को विभाजित करने की भूल की गई थी। दुर्दशा का अंत तब ही हो सकता था जबकि इनमें से किसी को एक पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त होगी। उसने अपना निर्णय राजा के पक्ष में दिया, अर्थात उसने पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का समर्थन किया। तो यह थॉमस हॉब्स पर सामान्य परिचय है, जो बहुत ही नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक होता है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नमस्कार।